हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा मैडम फिर से आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करने और साथ ही साथ ये प्रार्थना दुआ करने की आप सभी जहां भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और नियमित रूप से अपने सभी कार्यों को करते हुए अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन अपने दिल और दिमाग में बस बसा लीजिए। जितने अच्छे से हम अपने आप का ख्याल रखेंगे उतने अच्छे से ही हमारा ब्रेन हमारे साथ रहेगा और रहेगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इससे हम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे और जब सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं तो हम अपने आप में प्रसन्नचित हो जाते हैं। पता है ना कि एक दूसरे पर ये निर्भर है। जब हम अच्छे से अपने कार्य को करते हैं तो सफल हो जाते हैं और जब सफल हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और हम अच्छे से रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो कविता, पता है आपको इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूलिका का पाठ 8 एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी द्वारा रचित ये कविता हमने स्टार्ट कर दी थी। उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक का भी नुकसान होता है तो दूसरा खुश नहीं रह पाता। तो एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे का सही सलामत से जीवन यापन चलता रहे, उसके लिए हमें सबका ख्याल रखना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं आपसे कि अपने आप का ख्याल रखते हुए, प्रकृति का संपर्क पाते हुए हर एक पल को इस तरह से जियो। गाना सुना होगा, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मतलब बिंदास तरीके से खुश प्रसन्नचित होकर अपने जीवन को जीना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किए जाते रहेंगे। हम हैं सदा के लिए। किसी भी तरह की चिंता आपको नहीं करना है। आपकी भविष्य की चिंता कर ली है मैग्नेट ब्रेन्स ने, आपके सुविधा का ख्याल रख लिया है मैग्नेट ब्रेन्स ने। तो आप बस बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर और स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जब आप आगे की पढ़ाई करोगे तो वो भी, जैसे आप एग्जाम दोगे, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने में। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोई ये ना सोचे कि अब आप अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं। हाँ, हम अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर रहे हैं। ये आपके रुझान हमें बताते हैं, आपके कमेंट्स हमें बताते हैं, आपके विचार हमें बताते हैं कि अच्छा तो हम अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अच्छा जब मिल जाता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए चलिए आ जाइए मेरे साथ। पाठ 8 एक वृक्ष की हत्या, ये हम करेंगे आज बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। इसमें हम हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा जाता तब भी परीक्षाओं में हम हक्का बक्का नूडल्स की तरह टेढ़े मेढ़े उत्तर लिखाते हैं और हम कहते हमने इतना बड़ा आंसर लिखा, मैडम आपने नंबर क्यों नहीं दिए? ओके, होम बोर्ड यदि कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं तो हम मैडम से या सर से कह देते हैं, लेकिन अब बोर्ड परीक्षाओं में क्या करेंगे? हम क्या हर एक विषय की कॉपीज रिवॉल्यूशन के लिए भेजेंगे? नॉट पॉसिबल। हर एक विषय का यदि यही करना है तो फिर हमने पढ़ाई क्या की? इसलिए हमें अपने आगामी परीक्षाओं को बहुत अच्छे से देने के लिए तत्पर रहना होगा, तैयारी जीत की करनी होगी पहले से। ध्यान पूर्वक प्रश्न को सुनना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उत्तर पर चलना है। जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं तो उत्तर हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो आ जाइए मेरे साथ। आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि किसी भी प्रश्न को समझना आप स्किप ना कर दें। यदि कोई भी प्रश्न आपने थोड़ा सा भी स्किप किया और वही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया तब आप कहोगे लाली मैडम ने ये प्रश्न तो बताया नहीं। बता रही हूं बाबा, सारे प्रश्नों को बता रही हूं, बस आप ध्यान से सुनो। आ जाओ मेरे साथ। पहला प्रश्न, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कवि ने उस वृक्ष को बूढ़ा और चौकीदार की तरह क्यों कहा था? कोई बता सकता है कि वृक्ष को बूढ़ा भी कहा था और चौकीदार भी कहा था? क्योंकि वो वृक्ष बहुत पुराना था, उसकी जो छाल, जो स्टेम, जो स्किन, छाल कहते हैं पेड़ की, है ना,
वो सूख चुकी थी, झड़ चुकी थी, कुछ सूख गई थी कुछ पत्तियां, बीच बीच में कुछ हरी हरी पत्तियां, कुछ फूल थे। उम्र दराज वृक्ष था। कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण की रक्षा की चर्चा करते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा पर्यावरण किस तरह से एक दूसरे पर आश्रित रहा है सदियों से और रहता रहेगा, क्योंकि इनमें से एक के बिना भी समाज के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। प्रहरी मीन्स द्वारपाल, ठीक है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। अब जैसे अभी हम कहते हैं पेड़ों को मत काटो, ठीक है, अब हम शिक्षा की जागरूकता फैला रहे हैं। पहले जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था तो लोगों के मन में कम से कम एक आस्था थी। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाए, इस वृक्ष की पूजा की जाए, रात में वृक्षों को टच भी नहीं किया जाए, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं। तो इस कारण से कम उनकी रक्षा और सुरक्षा तो होती थी। अब क्या पूजा क्या करना, हमें तो बस काटना है, फर्नीचर बनवाना है अच्छे स्टैंडर्ड टाइप। फिर अब वो जो शिक्षित नहीं थे वो अच्छे थे, या आज हम शिक्षित होकर अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं हम अच्छे हैं? अब इस बारे में हमें विचार थोड़ा मंथन करना होगा कि फिर ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो वही जमाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम ना तो पुराना जमाना पूरी तरह से सही था, ना आज का जमाना पूरी तरह से बुरा है। वहां भी कुछ ऐसे कार्य होते थे जैसे दहेज प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी कई सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थीं जिसमें शिक्षा के अभाव के कारण समाज में बहुत दयनीय स्थिति थी, खास तौर से महिलाओं की, स्त्रियों की या लड़कियों की। आपने भी इतिहास में भली भांति पढ़ा होगा, बाल विवाह हो जाते थे, सती प्रथा, पति की यदि मृत्यु हो गई तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। जैसे तैसे मुश्किल से समाज सुधारक आए, जैसे दयानंद सरस्वती जी, है ना, और उसके बाद कहीं जाकर सब कुछ ठीक ठाक हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या व्यक्ति का मस्तिष्क इतना बड़ा हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगा? ये कौन सी भलाई हुई? तो सोचना है जरा हमें इस बारे में कि प्रकृति की धरोहर, प्रकृति हमारी धरोहर है और वह सही है तो हम सही हैं, ठीक है। इसलिए कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा करते हैं। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। अब वृक्ष से औषधियां भी बनती है ना? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे औषधि का निर्माण किया जाता है, दवाओं का निर्माण किया जाता है? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइएगा। जैसे छोटी मोटी, जैसे नीम, तुलसी, है ना, और कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं? बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसकी छाल से और जिनकी पत्तों से, जिनकी जड़ों से औषधि का निर्माण होता है, और वो ऐसी अचूक रामबाण इलाज कहते हैं उसको। अब लिखा है यहाँ कि यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। वरदान स्वरूप इसलिए कि वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल, हर एक बीमारी का समाधान जो करते थे। इसका पोषक है, रक्षक है, मनुष्य का, सभ्यता का, पर्यावरण का। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा और चौकीदार लगता था, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है ना ऐसा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? क्या कॉन्वर्सेशन हुआ दोनों में? बोलो जरा। जैसे कवि आए, उन्होंने क्या कहा? कौन? उन्होंने क्या कहा? मैं दोस्त हूं तुम्हारा, बैठकर थोड़ी सी गपशप की जाए। बातें की जाती थी, एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, भावनात्मक तरीके से जुड़ गए थे, आत्मीयता हो गई थी, है ना। कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नजर घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराने वृक्ष पर पड़ती। उन्हें लगता मानो घर के आगे सुरक्षा प्रहरी खड़ा है। प्रहरी का मतलब अभी मैंने बताया ना, जैसे द्वारपाल। उसके निकट आने पर कवि को आभास होता मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, बताओ जरा, यहाँ क्यों आए हो? कवि इनका उत्तर देते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इसी संवाद के साथ
वह उनके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा भी करते थे कि क्या पता कब कौन आ जाए मनुष्य ही जो इनको काट कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य कर जाए। ठीक है, तो वृक्ष और कवि में संवाद कैसे होता था कि जब कभी भी कवि लौटते थे तो उनको ऐसा लगता था, सबसे पहले वो क्या देखते थे, हाँ वृक्ष खड़ा है, चलो सुकून मिला, शांति मिली। उसके बाद जैसे ही वो वहां पर जाते तो ऐसा लगता मानो वृक्ष खुद पूछ रहा है कि तुम कौन हो भाई, यहाँ क्यों आए हो। तो कभी उनसे कहते, वृक्ष से कहते कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं, और फिर घंटों बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान होता, आत्मीयता का। अगला प्रश्न है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। कविता का समापन मतलब एंड में, जब कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं उनके माध्यम से कवि ने कौन से अंदेशों का जिक्र किया है। अंदेशा मतलब खतरे या ऐसे कौन सी संभावनाएं थी जो संभवतः पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बताइए, किसी को याद है कि क्या, कि ऐसा ना हो कि वृक्षों की कटाई, अंधाधुंध कटाई से या पर्यावरण के दोहन से प्रकृति का जो चक्र है वो पूरी तरह से, जो जंगल है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। ऐसा ना हो नदियां नालों में परिवर्तित हो जाएं। कुछ ऐसा याद आया है ना, वही बताया है। कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण और सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर मतलब चिंतन करते हैं। संवेदनशील मतलब भावनात्मक रूप से जुड़कर, और जब आत्मीयता से जुड़ जाते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो व्यक्ति दूर रहे या पास, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे व्यक्ति हो, जिससे आत्मा से आत्मा का संबंध हो जाता है ना, तो उसकी बस हम अच्छाई की, भलाई की, उसकी सलामती की ही दुआ करते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो कितने भी दूर होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बस वो यही है, और दिन रात दुआएं मांगता है हमारा मन उनकी सलामती के लिए। तो वो पशु, अब जैसे पशु और मनुष्य का रिश्ता भी कितना स्ट्रांग होता है। कहां से शुरुआत करें, किसान, बैल, गाय। प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कथा है, दो बैलों की कथा, जिसमें उन्होंने अपने दो बैलों के प्रति एक किसान झूरी काछी के प्रेम का वर्णन किया है कि किस तरह से उनके दोनों बैल हीरा और मोती और झूरी काछी में आपसी प्रेम था। बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी उन्होंने जिसमें साफ साफ झलकता है कि आत्मा का आत्मा से संबंध ही सबसे बड़ा संबंध माना जाता है। कोई रिश्ते होते हैं इसके, कोई दिखावटीपन के, किसी सुंदरता के, मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे स्वार्थ रहता है, लेकिन जो रिश्ते निस्वार्थता पर आधारित रहते हैं वही जीवन पर्यंत चलते हैं। तो वृक्ष का, पशु पक्षी का, मनुष्य का, ये सारे जो रिश्ते हैं जब भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। तो यहां बताया है कवि ने कि जब समापन कर रहे थे कविता का, तो पर्यावरण और सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन किया उन्होंने। चिंतन करने में उन्हें मानवता, पर्यावरण और सभ्यता, राष्ट्रीयता के दुश्मन की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिस देश का, जिस राष्ट्र का, जिस प्रकृति का प्राणी है, उसी को हानि पहुंचाने पर उतारू हो गया है। इसी का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि हमें घर को विनाश करने वालों को सावधान रहना होगा। ऐसा ना हो कि घर के विनाश करने वाला घर में ही हो। शहर में विनाश होते हुए सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अर्थात कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता, मानवता, तट के जानी दुश्मन समाज में तैयार हो रहे हैं। मतलब कवि को ये अंदेशा है, कहीं ना कहीं ये डाउट है कि आज समाज में रहने वाले ही पर्यावरण, सभ्यता और मानवता के जानी दुश्मन हो गए हैं। कौन? मनुष्य। मतलब जिस समाज में हम, आपने वो सुना होगा ना, जिस थाली में हम खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। तो कम से कम जिस थाली में हम खा रहे हैं उसमें छेद तो मत करो। या फिर बात हो रही है पर्यावरण की या वृक्षों की, अरे भाई जिससे हमारा जीवन जुड़ा है उसको तो नुकसान मत पहुंचाओ। कवि को अंदेशा है, अंदेशा मतलब संदेह, डाउट,
कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता मानवता के जानी दुश्मन समाज में तैयार हो गए हैं। अंदेशा इसलिए करते हैं क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है। सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्यों? होड़ और होड़ को विकास समझ रहे हैं, जबकि होड़ तो अलग है, विकास अलग है। होड़ विनाश की ओर ले जाती है, प्रतियोगिता विकास की ओर ले जाती है। होड़ मतलब आज इसने इतना बड़ा सोफा लिया, अब देखना मैं इससे भी अच्छा वाला सोफा लेकर आऊंगा। त्योहार में भी होड़ हो जाती है। अब दिवाली, कोई से भी त्योहार की हम बात करें, धार्मिक त्योहार हैं, अपने अपने धर्म के त्योहार हैं, यदि पड़ोसी के घर में एक अच्छा सा कुछ फर्नीचर आ गया है, चुपचाप देख रहे हैं अब इससे अच्छा लेकर आएंगे, इससे अच्छा ही लेकर आना, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, और होड़ चली, इसने इतना कुछ लिया, उसने उतना कुछ लिया। मतलब पैसे को वैल्यू ना करते हुए, मूल्य ना देते हुए यूं ही बहाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें दिखावा करना है, त्योहार सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें दिखावा करना है। सो इस दिखावे की प्रवृत्ति से प्लीज यार आप लोग दूर रहना। जितना अच्छे से हम अपने जीवन को जीते हैं और दिखावटी प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखते हैं, इतने खुश रहते हैं कि आप पूछिए मत। सीरियसली कह रही हूं मैं अपने अनुभव से कह रही हूं। किसी को देखकर ये मत सोचो कि मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, उनके पास है, वो उनके लिए अच्छा है। किसी के पास गाड़ी बंगला, बड़े बड़ी शान शौकत से रहना, ठीक है भाई। हमारे पास छोटा सा घर ही ठीक है, साइकिल ही अच्छी है, नहीं है तो हम पैदल ही चल जाएंगे। लेकिन अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि हम आराम से मेहनत करेंगे और जब मेहनत करते रहेंगे, जितना हो सकेगा हम मेहनत के बलबूते पर प्राप्त करेंगे, ना कि मस्तिष्क को नकारात्मकता की ओर ले जाकर। तो कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता मानवता के तट के जानी दुश्मन हो गए हैं तैयार, और इसलिए अंदेशा करते हैं क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है। सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवता का ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में वृक्षों के प्रति, मानवता के प्रति संवेदनशीलता कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी हो गया है, सेल्फिश। स्वार्थी मतलब सेल्फिश। यह चिंता का विषय है, यही कवि की आशंका का सबसे बड़ा अंदेशा है, और इसी के कारण कवि चिंतित भी हैं, क्योंकि पता नहीं समाज में किस तरह से समाज के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो होड़ के चलते चलते मुझे भी ऐसा करना है, इसके पास ऐसा है, आज बाजार में ऐसी चमक धमक है, आज जिसने ये खरीदा है मुझे भी खरीदना है। नहीं, आप आपको वही करना है जो आप पर अच्छा लगे। जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर। ओके, एक छोटी सी याद आई मुझे स्टोरी, दादी ने सुनाई थी मेरी बचपन में। एक बार एक देखो कुएं पर, एक मतलब कुएं पर या किसी ऐसे तालाब में एक बैल, गाय बैल तो समझते हो ना, बैल पानी पीकर गया। बैल तो बड़ा जानवर है। अब मेंढक, मेंढक तो जानते हो ना, मेंढक, मेंढक और छोटी सी मेंढकी थी बच्ची होगी। अब कह रहे कि उस मेंढक ने अपनी बच्ची से कहा, पता है आज तो बहुत बड़ा जानवर पानी पीने आया था इसमें, मैंने देखा। अब वो मेंढकी कह रही, कितना बड़ा? अरे भाई बहुत बड़ा। अब वो फूल रही, इतना बड़ा? नहीं नहीं, तुम मत करो कोशिश, इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। फट गए। तो भाई जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर, मेहनत करो, मेहनत से पीछे कभी नहीं हटना है, क्योंकि मेहनत जो करते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। तो मेहनत करने से कभी 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 भी पीछे मत हटना। काम जो भी आता जाए जस्ट एक्सेप्ट इट, ग्रहण करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। नहीं आता है ना, तब भी ग्रहण कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जब हम किसी भी नए कार्य को करते हैं तो हमें पहले तो बड़ा डर लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। कोई भी जिम्मेदारी हो, टीचिंग की हो, कोऑर्डिनेटरशिप की हो, प्रिंसिपलशिप की हो, कोई सी भी, चाहे देश को संभालने की हो, मॉनिटर की हो, क्लास मॉनिटर की हो, हेड गर्ल हेड बॉय की हो,
हाँ, प्रेसिडेंट की हो, प्रेफेक्ट की हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ हमें ऐसा लगता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मना मत करो। ओके, यदि किसी ने चूज किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, तो हम उस कार्य में, जो भी हमें कार्य मिला है उसको करेंगे। गलतियां होंगी, होने दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, गलतियां होंगी तभी तो हम सीखेंगे। तो गलतियां होने का तात्पर्य ये नहीं कि ओ अब मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हाथ खड़े नहीं करना है। ओके, गलतियां हो रही हैं, आप एक्सेप्ट करो कि ये गलती मुझसे हो गई है और अब यहां ये वाली गलती रिपीट नहीं होगी। लेकिन हाँ क्योंकि मैं अपना ये अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ कि कभी कभी जब मुझे कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, अपने स्कूल की बात बता रही हूँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो एक्सेप्ट मैं कर लेती हूँ, मिस्टेक हो जाती है तो मैं तो कहती हूँ कि अब ये वाली मिस्टेक मुझसे हो गई है, ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, दैट आई प्रॉमिस। लेकिन हाँ, आगे कुछ और नई वाली प्रॉब्लम आई तो उसमें भी गलती हो सकती है, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। बस सिंपल, सब कुछ समाधान हो जाता है। तो हम जिम्मेदारियों से घबराएंगे नहीं, जैसा बस हम करेंगे, कार्य करते चलेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात कर रहे हैं और क्यों? घर, शहर और देश, घर, शहर और देश, इसके बाद कवि किसको बचाने की बात कर रहे हैं? नदियों को, वृक्षों को, है ना। देखिए, घर, शहर और देश के बाद कवि नदियां, हवा, भोजन, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक हैं। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो पाएगी? क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, जल, फल, फूल, इन सब से ही तो हमारा जीवन है। यदि इनकी रक्षा नहीं हुई तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह पाएगा? इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। जंगल पर्यावरण का सुरक्षा का कवच है। कवच समझते हो? मतलब एक ढाल, कवच मतलब जैसे नहीं हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, हम मतलब मैं सेनानियों की बात कर रही हूं, ठीक है। तो अब वो कवच, तो ये हमारा कवच क्या है? जंगल पर्यावरण का सुरक्षा का कवच है। जंगल, वृक्ष हैं, फल हैं, पेड़ पौधे सब हैं, कई जीव जंतु भी निवास करते हैं जंगलों में। जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रकृति का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, चक्र है, वो गड़बड़ हो जाएगा। और जब प्रकृति के चक्र में छेड़खानी हुई तो हम कैसे सही रह पाएंगे, हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? हाँ, अब जैसे हम कहते हैं कि अरे भैया आज तो मतलब जहां से हम गुजर रहे थे वहां शेर दिख गए, मतलब आजकल तो शहरों में घर में मतलब ऐसे सांप नजर आ रहे हैं। अरे वो घरों में नहीं आ रहे हैं, हमने उनके घर में जाकर घर बना लिया है, वो अपने ही स्थान पर हैं, लेकिन हम अपना इतना फैलावा करते जा रहे हैं, इतने अपने पांव पसारते जा रहे हैं कि हमने उनका जो एरिया था वो बहुत सीमित कर दिया, बहुत संकुचित कर दिया। अब वो वही है, कहां जाएंगे? अब जैसे कबूतरों की हम बात करें, कबूतरे भी हमारे फ्लैट्स में आकर ही घोंसले बना लेते हैं। वहां पेड़ थे, वहां वृक्ष थे, आपने काट कर वहां फ्लैट बनाया है, घर बनाया है, कबूतर तो वहीं थे। हमें क्या लगता है कबूतर, सांप, ये जानवर हमारे घर में आ गए, वो हमारे घर में नहीं आए हैं, हमने उनके घर में जाकर अपना डेरा बसा लिया है। अब वो कहां जाएंगे? तो पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। इतने पांव तो मत पसारो कि उनको अपनी जगह ही छोटी सी नजर आए। और फिर हम कहते हैं लो घर में सांप आ गया, घर में थोड़ी कभी सांप आता है भैया, खतरनाक है। घर में सांप नहीं आया, वो जहां था वहीं आपने उसके घर में घर बना लिया, कहां जाए वो? ठीक है, तो हर तरीके से हमें सोचना विचारना होगा। अब जो हो चुका ठीक है, क्योंकि जो हो चुका होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो होने वाला है उसको तो हम सही कर सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथ में है। तो वर्तमान पर फोकस्ड रहते हुए हमें पर्यावरण की सुरक्षा तो करनी है। ठीक है, जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कुछ भी संतुलित नहीं रहेगा। इन सबसे बढ़कर मनुष्य की रक्षा करनी होगी, मनुष्य में मनुष्यता कायम रहे। बहुत बड़ी बात कही है कि मनुष्य है तो मनुष्यता होनी चाहिए, तब हम मनुष्य कहलाते हैं।
नहीं भाई, मैं मनुष्य हूं, लेकिन मुझ में ना दया है, ना परोपकार है, ना क्षमा है, ना करुणा है, ना ममता है, ना वात्सल्य है। मैं तो मनुष्य हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 हाथ, बोली, वाणी सब है। लानत है ऐसी शरीर पर। क्योंकि मनुष्य में जब मनुष्यता होगी ना, तभी वो मनुष्य कहलाएगा। और मनुष्यता की क्या खासियत है? मनुष्यता कब होगी या कब हम जान सकते हैं कि हाँ ये मनुष्य है? सिर्फ देखकर नहीं, उसमें दया, करुणा, ममता, परोपकार, ये सारी भावनाएं विद्यमान होंगी, तब जाकर वो मनुष्य कहलाता है। मानवता का गुण निहित हो। मानवता सबसे बड़ा धर्म, इसकी सभ्यता बनी रहे, इसे असभ्य होने से बचाने की महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। साथ ही जंगल की तरह मानवीयता का कत्ल नहीं हो, इसके लिए रक्षार्थ आगे आने की महती आवश्यकता है। ये शब्द आया है महती, इसका मतलब बहुत अधिक महत्व, मतलब बहुत अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता है। हमें जंगलों को बचाना होगा, पेड़ों को कटने से बचाना होगा, हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी होगी, प्रकृति की रक्षा करनी होगी। अधिक से अधिक, जैसे मान लो जो वृक्षों की कटाई हो गई है, अब हमें प्लांटेशन करना होगा, छोटे छोटे पौधे लगाने होंगे। सड़कों के किनारे जहां समझ में आए, एक पेड़ की जिम्मेदारी तो लो। सिर्फ एक व्यक्ति यदि एक पेड़ की जिम्मेदारी ले, तो आपको पता है कितनी आबादी है हमारे देश की? हाँ, लगभग 150 करोड़। यदि उसमें से आधे व्यक्ति भी पूरी जिम्मेदारी के साथ वृक्षारोपण करेंगे ना, हाँ, मजा आ जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी खुश हो जाएगी कि क्या तो हमारे पूर्वज थे, नहीं तो कहेंगे क्या तो हमारे पूर्वज थे। सेंटेंस वही है, लेकिन भावनाएं देखिए आप, क्या तो हमारे पूर्वज थे, क्या तो हमारे पूर्वज थे। तो अब हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह का समाज देंगे, किस तरह का पर्यावरण देंगे, ये हमें सोचना है। और सबसे बड़ी बात कि हम वर्तमान को कितने खुशहाल तरीके से जी सकेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। अब कविता की प्रासंगिकता मतलब जो एक वृक्ष की हत्या दिया है शीर्षक कवि ने, तो इसकी प्रासंगिकता मतलब क्या कवि ने जो टाइटल दिया है या कवि जो बताना चाहते हैं वो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, या उसमें क्या बताना चाहते हैं, या फिर उस कविता के माध्यम से कवि हम सबको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं, वो सब लिखना है। प्रस्तुत कविता में कवि बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः ही शिकार हो जाएगी। मतलब मनुष्य यदि इसी तरह से वृक्षों की कटाई करते रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सब तरफ मरुस्थल दिखाई देगा, वृक्षों का नामो निशान नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम होंगे ही नहीं। हाँ, चले जाएंगे हम। जब वृक्ष नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, ये सब इसके सूचक हैं। वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी इसको निष्ठुरता से काटते जा रहे हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब या तो इतनी खतरनाक बाढ़ आ जाती है, या अनावृष्टि, या सूखा पड़ जाता है, या तो बाढ़ से त्राही त्राही मच जाती है जब प्राकृतिक प्रकोप आ जाते हैं, अट्टालिकाओं को, महलों को, बड़ी बड़ी इमारतों को बहा कर ले जाती है, इतना खतरनाक। या फिर अनावृष्टि, या फिर सूखा पड़ जाता है कि पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते तड़पते व्यक्ति अपनी जान दे देता है। तो अब क्या बताया उन्होंने कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसम का बदलता चक्र पर्यावरण संकट का संकेत दे रहा है कि उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। यदि इसने विराट रूप धारण कर लिया, यदि इसको क्रोध आ गया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तुच्छ हैं, तुच्छ, बहुत छोटे हैं इसके समक्ष। ठीक है। अब लिखा है कि मौसम का बदलता चक्र पर्यावरण संकट का संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है। आज मानव आंखें होते हुए भी अंधा हो गया है, कुछ नहीं देख रहा है। कवि इस समस्या से बहुत चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया जल्दी समाप्त हो जाएगी। कैसे?
भूख से, प्यास से, सांस से तड़प तड़प कर ऐसे जाएगी कि कहेगी ये क्या हुआ, खुद के कारण। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु की गोद में झोंकना है। ठंडी छांव देने वाले वृक्ष मनुष्य की निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। अंत में कवि कहना चाहते हैं कि यदि समय रहते इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया या कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जीव जगत समाप्त हो जाएगा। मूढ़ी प्रकृति की ओर का नारा मानव को समझना चाहिए। समझ में आया कि प्रकृति जो चाहती है, प्रकृति और हमारा जो रिश्ता है, उसके महत्व को समझना होगा, उसकी उपयोगिता को समझना होगा, और अब नहीं तो कब, अभी अभी अभी। अगला प्रश्न है व्याख्या करें। व्याख्या में जो भी कविता की पंक्ति हैं वो पूछी जाती हैं, और जब भी हम व्याख्या करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें प्रसंग बताना होता है कि कौन सी कविता से ली गई है, कौन इनके कवि हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है हिंदी पाठ्य पुस्तक का? गोधुली भाग 2, कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने एक वृक्ष को कटने से आहत होता है और इस पर चिंतन करते हुए पूरी पर्यावरण एवं मानवता पर खतरा की आशंका से आशंकित हो जाता है। इसमें अपनी संवेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया है। क्या लिखा है? दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। इस पंक्ति की व्याख्या करना है कि इसमें कवि क्या बता रहे हैं। इसमें कवि ने एक वृक्ष को कटने से आहत जो होता है और इस पर चिंतन करते हुए पूरी पर्यावरण और मानवता पर खतरा की आशंका को व्यक्त किया है। इसमें अपनी संवेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया है, अपनी चिंता को कवि ने अभिव्यक्त किया है। ये सब बताया है इस पंक्ति के माध्यम से। कवि क्या कहते हैं कि जब मैं अपने घर लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे प्रहरी के रूप में खड़ा एक वृक्ष काट दिया गया है। वही वृक्ष जो मैं जब भी आता परदेश से वो पूछता था, और उसको देखकर मैं निश्चिंत था, एकदम चैन की सांस ले लेता था, क्योंकि वो प्रहरी के समान खड़ा था। उसके होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो सदियों से था। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग जब रहते हैं ना, कहीं भी चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ, कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि हमें ये रहता है ना कि घर में मम्मी जी हैं, वो संभाल लेंगी, घर में पिताजी हैं, वो सब देख लेंगे। और नहीं, कोई नहीं होगा, हमें तो सिंगल रहना है, हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहना है। ओके, रहिए। अब कभी ताला लगाना भूल गए, लॉक्ड करना भूल गए, और जब तक घर आए सफा चट कुछ नहीं, क्या लूटपाट हो गई। तो ये जो है कि एक वृक्ष जो बूढ़ा था, कवि ने कहा है कि जब मैं अपने घर लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे प्रहरी के रूप में खड़ा वृक्ष अब नहीं है, उसे काट लिया गया है। उसको याद करते हुए कवि कहते हैं कि वह घर के सामने अहरनिश खड़ा रहता था। बहुत ही बहुत 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 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब ये शब्द है अहरनिश। अहरनिश का अर्थ होता है दिन रात। ठीक है, दिन रात, मानो वह गृह रक्षक हो। जब मैं बाहर से लौटता था उसे दूर से देखता था और मुझे प्रतीत होता था कि जैसे वह मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, और तब मैं बोलता कि तुम्हारा दोस्त। तो दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। एक प्रहरी के रूप में वो हमेशा तत्पर रहता था, अहरनिश खड़ा रहता था, दिन रात खड़ा रहता था, पहरेदार की तरह रहता था। और अब जब मैं आया तो वो नहीं है। उस वृक्ष की कटने के बाद कवि ने अपनी संवेदना को, अपनी चिंता को इन पंक्तियों के रूप में व्यक्त किया है। अगला है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई हैं। इसमें कवि भविष्य में आने वाले प्राकृतिक संकट, मानवीयता पर खतरा एवं ह्रास होते सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए भावी आशंका, भावी मतलब भविष्य की, फ्यूचरिस्टिक आशंका को व्यक्त किए हैं। साथ ही इन सब की रक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु चिंतनशील होने पर बल भी दिए हैं।
कवि कहते हैं कि अगर हम इस अंधाधुंध विकास क्रम में विवेक से काम नहीं लेंगे, विवेक मतलब यदि हमने होड़ में बुद्धि से काम नहीं लिया, सोच समझकर काम नहीं लिया, तो वृक्ष कटते रहेंगे और भविष्य में जंगल मरुस्थल का रूप ले लेगा। जंगल ही नहीं होंगे, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जहां पर वृक्ष ही नहीं होंगे, और जब वृक्ष नहीं होंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। बरसात, ये सारा का सारा जो मौसम है ना, जो चक्र है, वो संतुलित नहीं रह पाएगा, और जब वातावरण संतुलित नहीं रहेगा तो मनुष्य कैसे संतुलित रह पाएगा? मनुष्य का जीवन भी खतरनाक या खतरे में डूब जाएगा। साथ ही मानवता की सभ्यता की रक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो मानव भी जंगल का रूप ले सकता है। अब यहां पर उन्होंने एक और बात कही है कि जंगलों के कट जाने से सारा का सारा जो एरिया है वो मरुस्थल की तरह हो जाएगा। साथ ही साथ मानवता, दया, करुणा, परोपकार, ममता, ये सारी भावनाएं यदि नहीं रही, मानवता की सभ्यता की रक्षा के प्रति सचेत यदि हम नहीं हुए, तो मानव भी जंगल का रूप ले सकता है या मानवीयता पशुता में परिवर्तित हो जाएगी। है ना? कितने अच्छे से कहा है कवि ने कि यदि मानव में मानवता नहीं होगी तो मानव जंगल का रूप ले लेगा। जंगल में कौन रहते हैं? पशु। जहां मानवता नहीं वहां पशुता है। तो मानव में मानवता का होना अनिवार्य है। अभी हमें सचेत होना होगा। दया, करुणा, ममता, परोपकार, इंसानियत की जो जिसे हम भावना कहते हैं वो होना जरूरी है। मानव दानवी प्रवृत्ति अपनाता दिख रहा है। दानवी मतलब दैत्य, दानव, राक्षस, ठीक है। और इसे बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक होगा। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा और वो तभी संभव है जब उसके स्वार्थ को कम किया जाए, और ये हमारे अपने हाथ में है। सो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे, आई लव यू ऑल मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमेशा अपने चरित्र का निर्माण ऐसे करना कि आपके माता पिता और हम सबको आप पर गर्व हो कि यस दे आर माई स्टूडेंट्स। बच्चे बहुत अच्छे, या फिर पिता, आपके माता पिता कहें कि भाई मेरा बच्चा तो मेरा अभिमान है। ठीक है, ऐसे जीवन जीना है। कवि मानवीयता स्थापित करने हेतु चिंतनशील है, सभ्यता की सुरक्षा हेतु प्रयत्नशील होने की प्रेरणा दे रहे हैं, साथ ही पर्यावरण रक्षण हेतु सजग करने की शिक्षा भी दे रहे हैं कि हमें जन जागृति लानी होगी, अवेयरनेस लानी होगी। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, प्लीज 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 मेरी बात को मानना, अपने अंदर मानवता की भावना रखते हुए प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कार्य करना। अगला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब जो कविता का शीर्षक है क्या है? एक वृक्ष की हत्या। शीर्षक मतलब टाइटल, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि कवि ने इस कविता का शीर्षक, टाइटल, एक वृक्ष की हत्या क्यों रखा? तो क्या जो शीर्षक है वो सही है, सार्थक है, अर्थ मतलब मीनिंगफुल है, वो पूछना। वस्तुतः किसी भी कहानी, कविता आदि का शीर्षक धुरी होता है, मतलब वह धुरी होता है, वह बेस होता है जिसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। मतलब जो भी टाइटल रहता है, चाहे किसी कहानी का हो, चाहे कविता का हो, है ना, वो जो शीर्षक है ना, उसी के इर्द गिर्द सारी स्टोरी चलती रहती है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या क्या है? एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सीख देने के लिए रखा गया है। वृक्ष पुराना होने पर भी पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाता है। उसके फल, छाया अपने लिए नहीं औरों के लिए होते हैं। अपना दोस्त समझने वाला वृक्ष दूसरों के लिए सर्वस्व सुख समर्पण कर देता है, अपना सब कुछ दे देता है। घर, शहर, राष्ट्र और दुनिया को बचाने से पहले वृक्ष को बचाएं। बदलता हुआ मौसम चक्र विनाश का सूचक है। हमारा जीवन, मरण, युवा, जरा आदि अभी सभी प्रकृति की गोद में ही बीतता है और फिर भी हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। अतः उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक एकदम सार्थक है, समीचीन है। मतलब जो उसका शीर्षक दिया है वो बहुत ही अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, सार्थक है। इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। क्या आपको रूपक क्या होता है इसका पता है कि रूपक आखिर है क्या? हाँ,
रूपक का अर्थ पता है, किसी का रूप दे दिया जाए, या रूपक अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? तो सुनो, जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है, वहां रूपक होता है। ओ माय गॉड, कह रहे होंगे ये क्या लिखा है? डोंट वरी, मैं बता दूंगी। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष रूपक है। यहाँ चौकीदार वृक्ष है, उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया गया है। सुनो, अलंकार क्या होते हैं? एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब जैसे ये जो हम सब पहनते हैं, ठीक है? तो जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं, लग रही हूं क्या सुंदर? जिस तरह से अलंकार आभूषण पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से अलंकार, अलंकार शब्द याद रखो, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जिस प्रकार से अलंकार, जिस प्रकार से आभूषण पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं या सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। इतना सुन लो पहले, बस सिर्फ इतना सुन लो। क्या? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब ज्वेलरी, है ना, गहने, ऑर्नामेंट्स। तो जिस प्रकार से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं, कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर? इतना पता है कि अब आप ऐसा तो नहीं कि ओ अलंकार क्या है? अलंकार आभूषण, आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो अलंकार कविताओं में होते हैं, जो कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार होते हैं मुख्य रूप से दो, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के भेद होते हैं 3, बाद में बताऊंगी, और अर्थ अलंकार के होते हैं 5। उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति। उपमा और रूपक। उपमा अलंकार वो होता है जिसमें तुलना की जाती है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है? तो यहां पर रूपक की बात की जाती है। तो जब उपमान और उपमेय, आप सोच रहे हैं ये उपमान उपमेय क्या है? अलंकार के 4 अंग होते हैं। क्या? अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार। एक होता है उपमान, उपमेय, वाचिक शब्द, साधारण धर्म। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, साधारण धर्म मतलब वो विशेषता या गुण, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो साधारण धर्म क्या है? सुंदर। वाचक शब्द कौन? वो शब्द जिनसे ये पता चले कि तुलना हो रही है। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान से हमें पता चल रहा है ना कि तुलना हो रही है, तो वो है वाचक शब्द। इसी प्रकार से जब रूपक अलंकार की हम बात करते हैं, तो यहां पर जिससे तुलना की जाए उपमान, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। तो यहां पर उपमान और उपमान इतने सिमिलर होते हैं कि उनको अलग करना मुश्किल होता है। मतलब उपमान और उपमेय की अत्यधिक, देखो, जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए, मतलब उपमान और उपमेय में कोई अंतर स्पष्ट ना हो, वहां रूपक होता है। क्लियर? जिन पंक्तियों में उपमान और उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, सुनो मैं बताती हूं एक और एग्जांपल के माध्यम से। जैसे पंक्ति है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चलो मैं लिखकर बता दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ओके, अब सुनो, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता के मुख, मुख तो मतलब समझते हो ना, सीता के मुख की तुलना किससे की गई है? बताइए जल्दी। चंद्रमा से। तो जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमान। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय। और अब और क्या शब्द आए हैं? साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, साधारण धर्म क्या है? विशेषता। तो यहां विशेषता क्या है? सुंदर। तो ये है साधारण धर्म। ओके, और वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या? जिससे यह पता चले कि तुलना हो रही है। तो के समान, के
समान। तो ये हो गया हमारा वाचक शब्द। तो जहां पर रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय इतने अधिक सिमिलर होते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे यदि मैं यहां पर लिख दूं सीता चंद्रमुखी है, आपको पता चल रहा है कौन उपमान है कौन उपमेय, क्योंकि चंद्रमुखी कह दिया है, चंद्रमा के समान नहीं कहा है, चंद्रमुखी। तो यहां लिखा है कि इस कविता में एक रूपक की रचना की गई है। रूपक क्या है और यहां इसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय को एक समझ लिया जाता है या उपमान और उपमेय को समान समझ लिया जाता है, वहां रूपक होता है। ठीक है, इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते, वो नहीं होते क्योंकि वो अत्यधिक समानता हो गई है। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष रूपक है। आप देखिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, उसको रूपक कह दिया है। यहां चौकीदार वृक्ष है, उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया है। चौकीदार, वह बूढ़ा चौकीदार। अब यहां कोई चौकीदार खड़ा तो नहीं था ना, कोई चौकीदार तो नहीं है ना, लेकिन उस बूढ़े वृक्ष को ही चौकीदार कह दिया था, तो वो रूपक है यहां पर। तो रूपक, और मैं आपको और आगे बताऊंगी जब हम व्याकरण का डिस्कशन करेंगे, तो व्याकरण का भी डिटेल्ड पूरी जानकारी दूंगी। इसलिए हर एक बात को, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से सुना करो ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, आशा करती हूं आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना है, समझा है और समझ में आया है। कितने % बताओ? नहीं आए तो फिर से देख लो, फिर से देख लो, जो समझ में नहीं आया फिर से देख लो, बार 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 बार, जितनी बार आप देखोगे मैं बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी, नहीं थकूंगी। बस आप देखकर सुनना और समझना, ठीक है। इसी तरह से हर एक कविता, हर एक कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर मैं हूँ सदा के लिए। और बता दूं आपको कि कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक ही ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री देता है आपको। जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, ठीक है। जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट क्लिक, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर हिंदी। और क्या देखना चाहते हैं आप, क्या पाठ्यक्रम देखना है, किसी पाठ की समरी देखना है, कविता देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। सपोज आपको देखना है पाठ्यक्रम, क्लिक कीजिए, प्रकट हो गई। हाँ, देखिए, सुनिए, समझिए, 25-26 मिनट का वीडियो है, पाठ्यक्रम का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दैट आई प्रॉमिस। यस, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते भाई, हम तो छोटी छोटी बातों को समझते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे और स्ट्रांग होता जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।